19वीं सदी के मध्य में जहां एक तरफ दुनिया के बड़े से बड़े देश वर्ल्ड वॉर 2 के सदमे से उभर ही रहे थे, वहीं मिडिल ईस्ट में एक ऐसा देश भी था जो अपने ओवर एम्बिशन की वजह से खुद युद्ध को निमंत्रण दे रहा था। जी हां, 19वीं सदी में तेल का खजाना कहा जाने वाला इराक और उसका तानाशाह सद्दाम हुसैन, जो खुद को इस्लामिक देशों को हीरो मानता था, वो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपने पड़ोसी देशों पर रौब जमाने की कोशिशें कर रहा था। उसकी इन्हीं नाकामयाब कोशिशों का परिणाम है कि इराक को 2 बड़े युद्धों का सामना करना पड़ा और दुनिया को गल्फ वॉर का मंजर देखना पड़ा, जिसका परिणाम सिर्फ इराक की तबाही था। सद्दाम हुसैन ने अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते जिस तरह से इराक के साथ अपनी जान गंवाई, उसके बारे में सोचकर कुछ लाइन याद आती हैं। कुछ पाने की चाह में सब कुछ गंवा दिया, आसमां की आरजू में घर जला दिया। उड़ान ऊंची थी मगर पर कतर दिए गए, हद से ज्यादा चाहत ने रास्ता भटका दिया। असल में बात यह थी दोस्तों कि सन 1980 से 1988 के बीच ईरान और इराक के बीच में शत अल अरब नाम की एक नदी को लेकर युद्ध चल रहा था। 1988 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मध्यस्थता से यह युद्ध खत्म तो हुआ, लेकिन दोनों देशों की दुश्मनी खत्म नहीं हुई थी। खास बात यह थी कि इस युद्ध के दौरान अमेरिका, कुवैत, सऊदी अरब जैसे कई देशों ने इराक का साथ और लोन के रूप में फाइनेंशियल एड भी दिया था, और यही लोन इराक और कुवैत की दुश्मनी का कारण बना, क्योंकि जब कुवैत और सऊदी अरब अपना पैसा वापस मांगने पहुंचे तो इराक ने उन्हें मना कर दिया। युद्ध की वजह से इराक जिस लेवल पर बर्बाद हुआ था, उससे इराक पर उस लोन को नहीं चुका पाने का तो संकट था ही। ऐसे में इराक ये चाहता था कि कुवैत और सऊदी अरब उसका ये लोन माफ कर दें, लेकिन दोनों ने ही उसकी एक ना सुनी। इराक पर कुवैत और सऊदी का कुल मिलाकर उस समय $37 बिलियन का कर्ज था, और इराक का मानना था कि इस कर्जे को गल्फ कंट्रीज इस आधार पर माफ कर देंगे कि इराक ने अरेबियन पेनिनसुला में ईरानी एक्सपेंशन को होने से रोक दिया है और यह डेट उसी का मुआवजा है। लेकिन इराक की इस मांग को सभी देशों ने सिरे से खारिज कर दिया। जब कुवैत ने भी इराक की इस मांग को रिजेक्ट किया, तब इराक ने कुवैत को मिलिट्री अटैक की धमकी देना शुरू कर दिया। असल में इराक ये जानता था कि कुवैत ऑयल प्रोडक्शन की वजह से काफी अमीर देश है, लेकिन उसकी सेना बहुत कमजोर है, जिसके चलते इराक ने वारबा और बुबियान द्वीपों की ऑनरशिप को लेकर नया विवाद खड़ा कर दिया, जबकि इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच पहले से ही आपसी सहमति हो रखी थी। यही नहीं, जुलाई 1990 आते आते इराक ने कुवैत और यूएई पर यह आरोप लगाए कि कुवैत अपनी तय ऑयल प्रोडक्शन लिमिट से ज्यादा तेल निकाल रहा है, जिससे तेल की कीमतें गिर रही हैं। साथ ही इराक का यह भी कहना था कि इराक कुवैत सीमा पर जो मौजूद रमाइला ऑयल रिफाइनरी है, वहां से चोरी छुपे तेल निकाल रहा है, जिससे इराक को नुकसान हो रहा है। जाहिर है, इराक के इन आरोपों की वजह से गल्फ कंट्रीज स्पेशली कुवैत में काफी हलचल मच गई। कुवैत तक तो ठीक था, लेकिन उन दिनों इराक की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने अमेरिका को भी लपेटे में ले लिया। इराक ने इजराइल और अमेरिका पर भी ये आरोप लगा दिए कि अमेरिका जानबूझकर कुवैत के जरिए तेल की कीमतें कम करवा रहा है ताकि इराक को आर्थिक नुकसान हो। अब इराक की इन धमकियों से अमेरिका कहां डरने वाला था। अमेरिका ने भी इराक को यह वार्निंग दे दी कि अगर इराक ने किसी भी देश पर हमला किया तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। यानी अमेरिका भी लगभग इराक से अब दो हाथ करने के लिए तैयार हो चुका था। पर जैसा हम जानते हैं, किसी भी समस्या का हल अगर बातचीत से निकल रहा हो तो बैठकर बातचीत करने में क्या हर्ज है। यही अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भी सोचा। उन्होंने इराक के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध बनाए रखने के लिए 12 अप्रैल 1990 को अमेरिकी सीनेटरों का एक डेलीगेशन सद्दाम हुसैन से मिलने भेजा, जिसका नेतृत्व उस समय सीनेटर रॉबर्ट डोल कर रहे थे। यही नहीं, इसके 3 महीने बाद 27 जुलाई 1990 को व्हाइट हाउस ने अपने एक राजदूत के जरिए सद्दाम हुसैन को एक पत्र भी भेजा, जिसमें कहा गया कि अमेरिका इराक के साथ अपने संबंध सुधारना चाहता है, लेकिन सद्दाम हुसैन ने किसी की नहीं सुनी। उन पर तो सत्ता का नशा जो चढ़ा था। जॉर्ज बुश का बातचीत से हल निकालने का सपना तब मिट्टी में मिल गया जब सीआईए की रिपोर्ट से यह पता चला कि इराक ने अपनी 1 लाख सैनिकों की टुकड़ी और 300 सैन्य टैंक कुवैत की सीमा पर तैनात कर दिए। अपनी दहलीज पर आ रहे युद्ध को देखते हुए अगले ही दिन इराकी और कुवैती और सऊदी रिप्रेजेंटेटिव्स ने जद्दा में एक मीटिंग की, जिससे इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। लेकिन यह मीटिंग असफल रही। हालांकि इस मीटिंग के दौरान सद्दाम हुसैन ने इजिप्ट के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक और सऊदी अरब के राजा
फहद इब्न अब्दुल अजीज से कुवैत पर हमला ना करने का वादा किया, लेकिन वो एक झूठा वादा था, क्योंकि इसके 4 दिन बाद ही 2 अगस्त 1990 को वही हुआ जिसका सबको डर था। इस दिन लाखों इराकी सैनिकों ने कुवैत पर धावा बोल दिया। सद्दाम हुसैन को लग रहा था कि उसके कुवैत पर आक्रमण के दौरान बाकी गल्फ देश चुपचाप बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यह उसका भ्रम था, क्योंकि कुवैत पर आक्रमण के तुरंत बाद अरब लीग के 2/3 देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा कर दी। साथ ही कुवैत के राष्ट्रपति और सऊदी अरब के राजा ने अमेरिका और नाटो देशों से इस मामले में इंटरवीन करने की अपील कर दी। यानी उन्होंने साक्षात सुपर पावर अमेरिका को ही युद्ध में एंट्री लेने का निमंत्रण दे दिया था। इराक की इस हरकत को देखते हुए जॉर्ज बुश के साथ साथ ब्रिटेन और सोवियत संघ ने भी सद्दाम हुसैन की इस हरकत की कड़े शब्दों में आलोचना की। यही नहीं, अमेरिका ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 12722 और 12723 जारी करके नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी, जिससे सभी कुवैती और इराकी एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया और इराक के साथ सभी व्यापारिक लेन देन रोक दिए गए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने कुवैत और सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मिलिट्री कैंपेन की प्लानिंग तो की ही, साथ ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 14 के मुकाबले 0 मतों के साथ इराक को कुवैत से बिना किसी शर्त के पीछे हटने का आदेश दिया गया। लेकिन इराक कहां इन आदेशों को मानने वाला था, जिसकी वजह से सऊदी अरब के राजा फहद ने अमेरिकी रक्षा मंत्री डिक चैनी से मुलाकात करके ऑफिशियली अमेरिकी सैन्य सहायता की मांग रखी, यानी नेकी और पूछ-पूछ। अमेरिका तो ताक लगाए बैठा ही था, उसने गल्फ कंट्रीज को इराक से बचाने के लिए ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड शुरू कर दिया। ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। तो देखिए, जैसे इराक ने कुवैत पर हमला किया तो कुवैत समेत सऊदी अरब और बाकी गल्फ कंट्रीज को बचाने के लिए अमेरिका सामने आ गया। अमेरिका ने यूएन अलायंस फोर्सेस का गठन करना शुरू कर दिया। साथ ही अमेरिका ने यूएनएससी से इराक के खिलाफ रेजोल्यूशन 660 जारी करवा दिया, जिसमें इराक को दोबारा और तुरंत बिना किसी शर्त के पीछे हटने की मांग की गई। इसके अलावा रेजोल्यूशन 661 के तहत इराक पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, इराक के कुवैत पर कब्जे को इल्लीगल घोषित कर दिया गया। इन सबके बावजूद सद्दाम हुसैन ने अपनी सेनाएं वापस नहीं ली, उल्टा उसने कुवैत के तेल भंडारों और तेल उत्पादन क्षेत्रों को नष्ट करना शुरू कर दिया। इस बमबारी और इन्वेजन की बदौलत इराक ने 28 अगस्त 1990 आते आते पूरी तरह से कुवैत पर कब्जा कर लिया। सद्दाम हुसैन ने तो कुवैत को इराक का 19वां प्रोविंस घोषित कर दिया। फिर आया 29 सितंबर 1990, जब अमेरिका के सुप्रसिद्ध अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हवाले से यह खबर छापी कि इराक के पास बायोलॉजिकल वेपन है। बायोलॉजिकल वेपन के नाम मात्र से ही बड़े बड़े देश हिल जाते हैं। ऐसे में अगर इराक के पास ये वेपन है तो ये बंदर के हाथ में बंदूक जैसी स्थिति बन गई। अमेरिका को डर था कि अगर इराक ने इस बार कोएलिशन फोर्सेस पर केमिकल वेपन्स का उपयोग कर लिया तो इससे उसकी सेनाओं को भारी नुकसान होगा और इस वजह से कई देश पीछे हट सकते हैं। लेकिन कुवैत को हथियाने के बाद इराक के बदलते रवैयों को देखते हुए मिडिल ईस्ट और यूरोप के लगभग 39 देश अमेरिका के पीछे खड़े हो गए और उनकी लाखों की सेना सऊदी अरब की सीमा पर इकट्ठा होने लगी। अमेरिका के भी कई लड़ाकू विमान और सैनिक और नेवी शिप्स गल्फ की सुरक्षा के लिए इराक की ओर बढ़ना शुरू कर। इधर लगातार मिल रही चेतावनियों के बावजूद भी सद्दाम हुसैन ना तो कुवैत से बाहर निकलने को तैयार थे और ना ही युद्ध रोकने के लिए। जब अमेरिका के सभी हथकंडे फेल हुए तो 29 नवंबर 1990 को अंतिम प्रयास के रूप में यूएनएससी ने रेजोल्यूशन 678 पारित किया। इस रेजोल्यूशन के तहत इराक को कुवैत से पूरी तरह पीछे हटने के लिए 45 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र की सभी कोएलिशन फोर्सेस को अनुमति है कि वो इराक और कुवैत में घुसकर युद्ध कर सकती हैं। लेकिन सद्दाम हुसैन तो सद्दाम हुसैन थे, वो कहां मानने वाले। समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी इराक कुवैत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसे देखते हुए अंतिम चेतावनी के रूप में अमेरिकी विदेश मंत्री ने इराकी विदेश मंत्री से मुलाकात करके उन्हें यह समझा दिया कि अगर इराक कोएलिशन फोर्सेस पर किसी भी तरह का बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल करेगा तो अमेरिका भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जब सभी डिप्लोमेटिक टॉक फेल हो गई तो फाइनली अमेरिका ने कोएलिशन फोर्सेस की 7 लाख सैनिकों की टुकड़ी के साथ मिलकर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू कर दिया।
of Operation Desert Storm. America at war. One of the largest air campaigns in our military's history took place. Operation Desert Storm. Among the first aircraft to swoop from the night sky, the smoke from burning oil wells gave the sky a dull gray overcast. इस ऑपरेशन की शुरुआत 17 जनवरी 1991 की सुबह 3 बजे, यानी जब कोएलिशन फोर्सेस के स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर्स ने इराक की राजधानी बगदाद को निशाना बनाना शुरू किया। करीब 27 हेलफायर मिसाइलों ने बगदाद में मौजूद इराकी रडार साइट्स को तबाह कर दिया। 100 से अधिक हाइड्रा 70 रॉकेट्स ने एंटी एयरक्राफ्ट गन को नष्ट कर दिया। कोएलिशन फोर्सेस की इस एयर स्ट्राइक और बमबारी की वजह से इराक के कम्युनिकेशन नेटवर्क, वेपन प्लांट्स और ऑयल रिफाइनरीज, इराक की कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटीज, यहां तक कि सद्दाम हुसैन के पैलेस जैसी इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर हमला किया गया, जिससे इराकी सेना की सप्लाई चेन पूरी तरह बर्बाद हो गई। इसके जवाब में इराक ने इजराइल को निशाना बनाना शुरू कर दिया और उस पर स्कड मिसाइल से बड़ा हमला किया। इराक का मकसद था कि इजराइल इस हमले का जवाब दे, इससे कोएलिशन फोर्सेस और इजराइल के बीच तनाव बढ़े, जिससे युद्ध और ज्यादा भड़क जाए। लेकिन अमेरिका के कहने पर इजराइल ने इस हमले का कोई जवाब नहीं। इस तरह सद्दाम हुसैन की यह चाल तो नाकामयाब रही। इसके बाद सद्दाम हुसैन ने सऊदी अरब को अपना अगला निशाना बनाया। लेकिन इससे पहले कि इराकी सेना ज्यादा नुकसान कर पाती, 24 फरवरी 1991 में यूएन कोएलिशन फोर्सेस ने इराकी सेना के खिलाफ ग्राउंड कैंपेन की शुरुआत कर दी, जिसके तहत कोएलिशन फोर्सेस ने सऊदी अरब और कुवैत में मौजूद इराकी सैनिकों का सफाया करना शुरू कर दिया और सिर्फ 4 दिनों के अंदर कोएलिशन फोर्सेस ने इराकी सेना को कुवैत से बाहर खदेड़ दिया, कुवैत को लिबरेट करा दिया। 27 फरवरी 1991 तक कोएलिशन फोर्सेस ने सऊदी अरब और कुवैत से इराकी सेना को पूरी तरह बाहर निकाल दिया। अपनी हार को सामने देखकर सद्दाम हुसैन ने कुवैत में मौजूद सभी ऑयल प्रोडक्शन रीजन्स और रिफाइनरीज को उड़ा देने का आदेश दे दिया, जिससे कुवैत को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। 28 फरवरी 1991 तक सद्दाम हुसैन ने अपनी इराकी सेना को कुवैत से वापस बुला लिया और आधिकारिक तौर पर हार मान ली। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कोएलिशन फोर्सेस ने इराक के 3000 टैंकों, 1400 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और 2200 आर्टिलरी को नष्ट कर दिया। इस युद्ध में लगभग 8 से 10,000 इराकी सैनिक मारे गए, जबकि कोएलिशन फोर्सेस के केवल 300 सैनिक मारे गए। इसके बाद 2 मार्च 1991 को यूएनएससी ने रेजोल्यूशन 686 और रेजोल्यूशन 687 जारी किया। इसमें युद्ध विराम के लिए इराक के सामने शर्त रखी गई। इसमें कहा गया कि युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी, साथ ही कुवैत से चुराई गई सभी प्रॉपर्टीज को वापस लौटाना होगा। इराक को अपने पास मौजूद सभी बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स यूएन को सौंपने होंगे। इराक ने इन सभी शर्तों को मान लिया, सिवाय अपने एक जैविक और रासायनिक हथियार लौटाने के, जिसकी वजह से इराक और अमेरिका के बीच युद्ध के बाद भी तनाव बना रहा। जब यूएन की टीम इन बायोलॉजिकल वेपन्स को इन्वेस्टिगेट करने इराक पहुंची, तो वहां पर भी उन्हें सद्दाम ने एंट्री देने से मना कर दिया। इसे पता था कि यही केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन इंस्पेक्शन एक दिन अमेरिका के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाले झूठे नैरेटिव का हिस्सा बनेंगे। यही झूठा नैरेटिव सेकेंड गल्फ वॉर की नींव रखेगा, जिससे एक बार फिर मिडिल ईस्ट में तबाही की आग होगी और जिसमें झुलसकर सद्दाम हुसैन की कब्र खुदेगी। क्योंकि साल 1991 से 98 के बीच जब सद्दाम हुसैन ने यूएन के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के इंस्पेक्शन टीम को कंप्लाई करने से मना कर दिया, तो 1998 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इराक के खिलाफ फिर से एक नया ऑपरेशन, का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स, लॉन्च कर दिया। Earlier today, I ordered America's armed forces to strike military and security targets in Iraq. They are joined by British forces. Their mission is to attack Iraq's nuclear, chemical, and biological weapons programs and its military capacity to threaten its neighbors. इसमें अमेरिका और ब्रिटिश कोएलिशन फोर्सेस ने इराक में मौजूद सो कॉल्ड वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन साइट्स, न्यूक्लियर साइट्स और बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स को नष्ट करने के लिए कुछ पॉसिबल लोकेशंस पर बमबारी की। यह ऑपरेशन 16 से 20 दिसंबर तक चला, जिसमें इराकी डिफेंस इंस्टॉलेशन साइट्स, नेशनल कमांड कंट्रोल सेंटर, सिक्योरिटी यूनिट्स, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इस बमबारी से अमेरिका और बाकी देश कुछ दिन के लिए तो शांत हो गए, लेकिन इराक की गद्दी पर बैठा सद्दाम हुसैन अभी भी उनकी आंखों में अटक रहा था। साल 2001 तक अमेरिका और बाकी देशों ने इराक में सद्दाम हुसैन को हटाने का पूरा मन बना लिया।
और इसी बीच एक आपदा के रूप में ये अवसर भी मिले, क्योंकि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के ट्विन टावर्स पर भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसे हम 9/11 अटैक के नाम से जानते हैं। इस हमले की जिम्मेदारी भले ही अलकायदा ने ली हो, लेकिन अमेरिका को इसमें भी सद्दाम हुसैन का ही हाथ दिखा। इसी हमले के बाद प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया एक्सिस ऑफ एविल देश हैं, और अगर इनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है तो ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा साबित हो। उन्होंने फिर से इराक के पास ऐसे हथियार होने का दावा किया और 8 नवंबर 2002 को यूएन में एक रेजोल्यूशन 1441 पारित करवाया, जिसके तहत इराक को यूएन इंस्पेक्शन टीम के साथ सहयोग करने के लिए दबाव डाला गया। मामले की गंभीरता को भांपते हुए सद्दाम हुसैन ने भी इंस्पेक्शन टीम के साथ सहयोग करने के लिए हामी भर दी, लेकिन इससे भी जॉर्ज डब्ल्यू बुश का मन नहीं भरा। उन्होंने इराक पर हमला करने की योजना बना ली। उन्होंने आरोप लगाया कि इराक यूएन इंस्पेक्शन टीम के काम में बाधा डालकर अपने उन्हीं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को छिपा रहा है। मतलब ना सर पैर वाली बातें, क्योंकि उन्होंने तो मन पहले ही बना लिया था। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी, जिस समय प्रेसिडेंट बुश इराक पर हमले की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी समय CIA और अन्य देशों की खुफिया एजेंसियों ने यह पता लगा लिया था कि इराक के पास ना तो परमाणु बम है और ना ही वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसा कुछ भी। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति बुश मानने को तैयार नहीं थे। उल्टा उन्होंने उनके कुछ अधिकारियों ने यह तय करके कह दिया कि इराक और अलकायदा एक दूसरे से कनेक्टेड है, कारण बस होना चाहिए। प्रेसिडेंट बुश तो इराक पर हमले का मन बना ही लिए थे, पर जर्मनी और फ्रांस ने इराक पर हमले की योजना को खारिज कर दिया। लेकिन ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका का समर्थन कर दिया, जिसके चलते सन 2002 में यूएस कांग्रेस ने भी अमेरिकी सेना को इराक पर हमला करने की अनुमति दी। फरवरी 2003 में जब अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पावेल ने यूएनएससी से इराक पर हमले की अनुमति मांगने का प्रस्ताव रखने की कोशिश की, तो रूस और फ्रांस के वीटो की संभावना को देखते हुए उन्होंने खुद ही इस रेजोल्यूशन को वापस ले लिया। पर इसके बावजूद 17 मार्च 2003 को राष्ट्रपति बुश ने सद्दाम हुसैन और उनके बेटों को इराक छोड़ने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। The world has engaged in 12 years of diplomacy. We have passed more than a dozen resolutions in the United Nations Security Council. We have sent hundreds of weapons inspectors to oversee the disarmament of Iraq. Our good faith has not been returned. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict commenced at a time of our choosing. उस समय अमेरिका के इस फैसले का संयुक्त राष्ट्र, रूस, जर्मनी और फ्रांस ने कड़ा विरोध किया था, पर अमेरिका नहीं माना। फाइनली उसने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम लॉन्च कर दिया। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इस ऑपरेशन में अमेरिका के साथ ब्रिटेन, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया। मिलिट्री पावर की बात की जाए तो इस ऑपरेशन में ब्रिटेन ने 45,000 सैनिक, अमेरिका ने लगभग 3 लाख सैनिक, ऑस्ट्रेलिया ने 2000 सैनिक और पोलैंड ने 142 सैनिक भेजे। कुवैत ने इराक पर आक्रमण करने के लिए अपनी जमीन दे दी, जबकि स्पेन और इटली ने डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे दिया। कुछ इस तरह 20 मार्च 2003 को सेकेंड गल्फ वॉर, जिसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा जाता है, की शुरुआत हुई। ऑपरेशन की शुरुआत में ही कोएलिशन फोर्सेस ने बड़े लेवल पर बमबारी शुरू कर दी, जिससे इराकी सेना को रिटेलिएट करने का मौका ही नहीं मिला और सिर्फ 5 हफ्तों के भीतर ही इराकी सेना ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने इराक के बड़े शहरों पर कंट्रोल पा लिया। इस भीषण ऑपरेशन में अमेरिका तो जीत गया, लेकिन मानवता हार गई, क्योंकि भीषण बमबारी के दौरान इराक के लगभग 4,61,000 इनोसेंट लोगों की मौत हो गई। साथ ही युद्ध की वजह से लगभग $3 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। मई 2003 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सद्दाम हुसैन को उखाड़ फेंकने का निर्णय ले लिया, जिसके बाद सद्दाम हुसैन अंडरग्राउंड हो गए। उसे ढूंढने के लिए फिर से एक बार ऑपरेशन रेड डॉन की शुरुआत हुई। ऑपरेशन रेड डॉन, जैसे ही अमेरिकी सेना ने इराक पर कब्जा किया, उसी समय सद्दाम हुसैन को पकड़ने के लिए मैन हंट शुरू कर दिया। जुलाई से दिसंबर 2003 के बीच चले इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना ने इराक के कुछ बड़े शहरों का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर एक दिन 1 दिसंबर 2003 को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के हाथ सद्दाम हुसैन का ड्राइवर लग गया। इसने सद्दाम हुसैन के राइट हैंड माने जाने वाले मोहम्मद इब्राहिम उमर अल मुसलित का नाम बताया। अगले 2 हफ्तों तक स्पेशल फोर्सेस ने मोहम्मद के 40 परिवार वालों से भी पूछताछ की,
क्योंकि खुद मोहम्मद भी अंडरग्राउंड हो चुका था। लेकिन 11 दिन बाद 12 दिसंबर 2003 को जब स्पेशल फोर्सेज ने बगदाद के एक इंसर्जेंट हेडक्वार्टर पर रेड मारी, तब वहां पर उसे मोहम्मद उमर मिल गया। फिर जब उसकी अच्छे से पूछताछ की गई, तब उसने सद्दाम हुसैन की पॉसिबल लोकेशंस की जानकारी दी। अगले ही दिन यानी 13 दिसंबर 2003 को यूएस स्पेशल फोर्सेज ने बगदाद के पास मौजूद अल दवार शहर में 2 ठिकानों पर छापेमारी की। इन ठिकानों को वुल्वरिन 1 और वुल्वरिन 2 कोड नेम दिया गया। स्पेशल फोर्सेज ने इन दोनों टारगेट्स को चेक किया, लेकिन शुरू में उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन एक ऑपरेटर की नजर पकड़ी के जाले पर पड़ी। उस पर जब ग्रेनेड फेंका गया तो सामने एक सुरंग का एंट्री पॉइंट खुल गया। स्पेशल फोर्सेज के जवानों ने जब सुरंग के अंदर जाके देखा तो वहां उन्हें इराक का सबसे खतरनाक डिक्टेटर सद्दाम हुसैन छुपा मिला। इराक जैसे देश का तानाशाह जो कभी अमेरिका को आंखें दिखाने की कोशिश करता था, जिसे मिडिल ईस्ट का हीरो बनना था, उसका अब समय बदल गया था। गिरफ्तारी के 3 साल बाद एक प्रॉपर कोर्ट हियरिंग के थ्रू सद्दाम हुसैन को मृत्युदंड दिया गया। भारत और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने इस फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। फिर 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को ऑन कैमरा फांसी दे दी। इस तरह इराक के सबसे क्रूर तानाशाह का अंत हो गया। पर सद्दाम हुसैन के मारे जाने के बाद भी इराक की परेशानियां खत्म नहीं हुई। 2004 तक इराक में पावर वैक्यूम के चलते सेक्टेरियन इंसर्जेंसी बढ़ गई। शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच सत्ता को लेकर सिविल वॉर छिड़ गया। यही कारण था कि सेकेंड गल्फ वॉर 2003 से 11 तक यानी 8 साल तक चलता रहा। 2011 में नए राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी सेना को इराक से पूरी तरह वापस बुला लिया। I am announcing that the American combat mission in Iraq has ended. Operation Iraqi Freedom is over, and the Iraqi people now have lead responsibility for the security of their country. लेकिन इतने सालों बाद भी इराक उस डैमेज से रिकवर नहीं हो पाया जो अमेरिका के एक जिद्दी राष्ट्रपति ने दिए थे। आज भी इराक एक बर्बाद देश बना हुआ है। इस वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की वजह से यह सब हुआ। बाद में अलग अलग सोर्सेस से पता चला कि इराक में ऐसा कोई हथियार नहीं था और ना ही सद्दाम हुसैन ने कभी ऐसे किसी हथियार को बनाने का आदेश दिया था। सच्चाई यह थी कि अमेरिका और ब्रिटेन ने जिस राफिद अहमद अलवान अल जनाबी और मेजर मोहम्मद हारिथ के कहने पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को सच मान लिया था, वो दोनों ही सद्दाम हुसैन को गद्दी से हटाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एविडेंस को केवल फैब्रिकेट किया था और झूठ फैलाई थी। बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने भी यह बात स्वीकारी कि इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसी कोई चीज थी ही नहीं। जब CIA के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई किए गए तो उनमें भी यही खुलासा हुआ। साथ ही कई बड़े CIA अधिकारी और खुफिया एजेंसियों ने भी इस वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को अमेरिका की धोखाधड़ी, घोटाला और CIA की साजिश बताया। आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका ने अपनी जिद के चलते सिर्फ सद्दाम हुसैन ही नहीं बल्कि पूरे इराक को नुकसान पहुंचाया? क्या यह जायज था? कमेंट्स में बताइए। साथ ही वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कौन सी कहानी आप हमसे सुनना चाहते हैं, सजेशंस भी दे ही दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। साथियों से जितना ज्यादा हो सके सेशन को साझा